अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आई होप इट इज़ अ गुड मॉर्निंग, क्योंकि कोई उद्यम मचाई हुई है बारिशों ने, और ख़ास तौर पे कुछ हम आपको विजुअल सिखाना चाहते हैं और कुछ जगहों का बताएंगे। और बार बार यही कह रहे हैं व्हेन यू प्लान योर ट्रिप्स, क्योंकि हमें पता है कि जी समर वेकेशन हुई हुई है, आप लोगों ने कहीं बाहर तो निकलना है, लेकिन वेदर को, मौसम को ज़रूर अब आजकल की दुनिया में आपको मौसम को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है कल, अनप्रेसिडेंटेड भाई, अभी भी मुताद्दिद 15 से ज़ायद सय्याह ताहा लापता हैं, दे आर मिसिंग। सो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हो रहा है वहां हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, सैलाबी रेलें हैं, गाड़ियां बह गई हैं। लैंडस्लाइडिंग तो इस तरह हुई है कि रॉक्स पूरे गिर रहे हैं। अच्छा, वो जो बड़े बड़े बोल्डर नुमा पत्थर नहीं होते जो हम अक्सर पहाड़ी इलाकों में देख रहे होते हैं, दरियाओं के बेड में बिछे होते हैं, जो यहाँ भी आपको ये लैंडस्केपिंग वगैरह में नजर आते हैं, वो क्रेन से उठते हैं। यूजुअली इतने वजनी, इतने भारी होते हैं, अगर आपने कहीं रखने हो ब्यूटिफिकेशन के लिए, ये लूडो के डाइस की तरह बह रहे हैं। इट इज देखते हुए खौफ आ रहा है, मतलब टू थिंक। अच्छा, साथ साथ आपको कुछ नंबर्स भी बताएं कि 15 से ज्यादा सयाह जो हैं वो अभी तक लापता हैं। कैन यू इमेजिन? 4 को बचा लिया गया है, 3 जो हैं वो लाशें निकाली गई हैं, उसके गाड़ियां तो इस तरह बह रही हैं कि दे लुक लाइक टॉयज। अब आप कभी कभार, मतलब हम ये इमेजिन नहीं कर सकते ना अब्दुल्ला, द फोर्स ऑफ मदर नेचर जिसको कहा जाता है, रैथ ऑफ मदर नेचर अगर आप कहना चाहें, तो वो उस तरह है कि बड़ी बड़ी बसें, गाड़ियां, नथिंग उसके पास में कुछ भी आएगा उसके रास्ते में तो उसने लेके चलना है। हजारों सयाह फंस गए हैं, अभी तो ये इत्तलात है। घर देखें जरा, आप बह रहे हैं। देखें, 15 तो लापता हैं, 3 की लाशें निकाली गई हैं, हजारों सयाह, सैकड़ों एटलीस्ट हैं जो अभी वहां फंसे हुए हैं। दे ऑल्सो हैव टू come back and return to their homes। चाराए बाबूसर पर फंसे सयाह रेस्क्यू किए गए। मकामी आबादी ने भी बहुत से लोगों को पनाह दी हुई है। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल के बायस चिल्लास और दीगर शाहराहों पर, शाहराह कराकरम के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं, क्योंकि सड़कें ही मुताद्दिद मकामात पे बह गई हैं। राब्ता सड़कें तो सोचे ही ना कि बची हैं। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि मुसाफिर और सयाह सफर से गुरेज करें, जो कि एग्जैक्टली हमने भी यही कहा है कि दिस इज परहैप्स नॉट द टाइम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। हम अपनी भी कुछ, ऑब्वियसली अभी हम ये पहले बात कर रहे थे, हम सारे जो इन इलाकों में गए हुए हैं, तो हम सोच रहे थे हम कौन से महीनों और कौन से मौसमों में गए हैं। नाउ जुलाई अगस्त आर नॉट द मौसम जिसमें आप जाएं, और माना कि टेम्परेचर तो हो रही होती है, एंड दे हैव नेवर बीन एग्जैक्टली। हमेशा ही बारिशें वगैरह शुरू हो जाती थी जून के बाद। कोई ऐसे प्लान ऐसी जगहों पे जरा, मतलब उनका एक डाउनर ही होता था, जाके बारिशें वगैरह हो रही हैं, कुछ खास लोगों को मजा नहीं आता था, लेकिन अब तो बारिशें भी ऐसी हैं जो खुद बता रही हैं कि मेरी तरफ मत। अच्छा, उधर इस्लामाबाद में जो विजुअल्स आए हैं सामने, वो भी दिल दहलाने के लिए काफी हैं। गैर कानूनी तामीरात कह लें, तजावुजात कह लें, इसके बायस सैदपुर विलेज के नाले में तुगयानी आई। मुताद्दिद गाड़ियां वही खिलौनों की तरह, वो जो बच्चों की टॉय कार्स होती है ना, उस तरह लग रही थी, बह गई। बारिश का जोर कम हुआ तो इस्लामाबाद इंतजामिया और मकामी लोगों ने मिलकर गाड़ियों को नाले से निकाला। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में रिकॉर्ड की गई है। 3 घंटे में 143 मिलीमीटर बारिश हुई है। And if you have been there, it is a beautiful village, खूबसूरत जगह है, रस्टिक सी जगह है, लेकिन अब उसको देखते हुए, और उस वक्त भी एक्चुअली इवन व्हेन यू सी इट, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट एक पहाड़ कट के ही बनी हुई है और इट्स एट द बेड ऑफ द पहाड़, तो इमेजिन नहीं किया था कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो वहाँ क्या हाल होगा। एंड नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन एक्चुअली सी कि वहाँ क्या हाल हो रहा है। अच्छा जी, अभी आगे मौसम की क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में बनेगी, ये हम आपको जरूर बताएंगे, फोरकास्ट ऑफ द वेदर। लेकिन अभी जो क्वेटा के नवाही इलाके में वाकया हुआ है, उसके बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। कहीं कहीं हमें विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग का अंसर भी नजर आता है, तो आपको पता है साथ-साथ चीज चलता है ना, व्हिच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एज वेल। मतलब कोई भी सर्कमस्टेंस दुनिया का आपको किसी को कत्ल करने की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। बेसिकली इसका जवाब ये है कि अगर आप सोच भी रहे हैं, इवन इन दिस केस, अच्छा, खातून और मर्द का गैरत के नाम पर जिस तरह कत्ल हुआ है, ये ना पहला वाकया है, और होपफुली ये काश के आगे हो, लेकिन लगता नहीं है कि क्या काश के आखिरी हो, लेकिन नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है ना कब से चल रहा है। कुछ हौसला अफजा बात यह है कि रियासत बहरहाल हरकत में आई है, और कत्ल का मुकदमा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और कत्ल में मावनत की दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज किया गया है। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि एटलीस्ट कोई तो करे ना इस पर रिस्पॉन्ड। ऑल्दो ये भी हम आपको याद दिला दें और ये याद रहे कि कत्ल 1.5 महीने पहले हुआ था।
ये अगर सोशल मीडिया पे वायरल ना हुई होती तो चीज इसको तो किसी को पता भी नहीं चलना था कि एक्चुअली इधर हुआ क्या। नहीं पता तो था बास और लोगों को, लेकिन बनता कुछ ना इसका, जाहिर क्योंकि पब्लिक सेनेट समेत हर सतह पर इस महिमाना और गैर इंसानी अमल की ना सिर्फ मजम्मत की जा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो जिरगों के नाम पे अदालतें लगाई जाती हैं, ये लगाना बजाते ये लगाना बजाते खुद रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। और ये भी बता दीजिए, कोई किसी की कैरेक्टर पे बुनियाद बना के या उसकी बेसिस पे किसी को कत्ल की सजा सुना दे, जो लोग ये सजा सुना रहे होते हैं उनके अपने किरदार क्या होते हैं? मतलब हमारे यहाँ माशरों में मतलब कोई अपनी गारंटी दे सकता है? मैं तो अपनी नहीं दे सकता, आप अपनी, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। ये कि भी हम फैसला करेंगे कि कोई बदकिरदार है और इसलिए इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम तो दूध से धुले हैं। और हम हमेशा यही कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं खुदा पे छोड़ दो भाई, गलत कर रहे हैं तो खुदा पकड़ लेगा उनको। और कानून का रास्ता अपनाए ना। अपने कानून को तो अगर कुछ घास डालते होते तो यहाँ जिरगे बैठे होते, तो कानून तो आप साइड पे रख देना, यहाँ नहीं देख रहे। और आई एम सॉरी, जो आते हैं इंसाफ के लिए उनको भी कानून पे कोई खास भरोसा नहीं होता, इसीलिए तो इधर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कल खुद सामने आए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े की तफसीलात बताई और इस अज़्म का इजहार किया कि रियासत मज़लूम के साथ खड़ी होगी, मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सुनिए। ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में एक AR नाम की चीज़ है जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी FIR करने को तैयार नहीं है और कातिलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता चला है। इस हद तक आप इस माशरे की पस्ती को देखें कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं और जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलती हैं और पुलिस पे पथराव करती हैं। गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल, उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था इनका आपस में। जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। अच्छा, फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना कि अगर आपने इतनी ऑनरेबल काम किया है कि अगर आपने किसी को कत्ल ही कर दिया है तो आप अपने आप को खुद पकड़वा दें, भाग क्यों रहे हैं? मतलब इतना अच्छा काम किया एंड यू आर नॉट विलिंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको तो फूल पहनाए जाएंगे तो आप आए ना सामने। ये जो बात की है ना कि मर्द सारे भाग गए और औरतें जो है पथराव कर रही हैं, कि क्या ये कौन सा ऑनर था? ये कौन सा है? मतलब औरतें तुम लोग पिट भी रहे हो लेकिन साथ बचाना भी है उन मर्दों को, तो दे शुड बी इन फ्रंट ना। ऑनर किलिंग तो आपने की है। संजीदी टिकारी में एक्चुअली ये वाकया हुआ। अब ये इलाके का नाम है, यहाँ खातून और मर्द दोनों की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया है। अब पुलिस सर्जन के मुताबिक दोनों को खातून को एक्चुअली 7, मर्द को 9 गोलियां लगी। गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज खान का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लेकर उसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ये भी बताते हैं, हाईकोर्ट ने भी वाकये का नोटिस लेते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया है। और पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और MQM ने भी वाकये की शदीद मजम्मत करते हुए मुल्ज़िमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। अच्छा, ये जो सरदार साहब के वज़ीर आला बलोचिस्तान भी, इनको कहीं देख के विजुअल्स में आपको कहीं नजर आ रहा है कि दोहरे कत्ल के मुल्जिम हैं और इन्होंने इस सारी चीज को लीड किया, मुखातिब भी किया है ना इसको सरदार साहब। हाँ, तो आई डोंट नो कि व्हाट जस्टिस वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, जहां ऑलरेडी पकड़ के ही बंदे को साहब कह दिया है। जाहिर है शायद जहां भी जाएंगे, जुडिशल पे भी अगर जाएंगे तो पूरा अमला तो इनकी खिदमत में लग जाएगा अपेरेंटली। सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद है। सलमान, भी अंडरस्टैंड के कबायली निज़ाम बड़ा मजबूत है, सरदानी निज़ाम बड़ा मजबूत है, उसकी जड़ें हैं और अगर ये फैसले शायद ना हो तो इनकी पकड़ भी कमजोर हो। ये इसीलिए अपना धाक दबदबा और अपना असर और रसूख बनाए बैठे होते हैं क्योंकि ये इस किस्म के काम करते हैं। और इसीलिए हम जरा बैकग्राउंड भी जानना चाहते हैं कि जिस सरदार शेरबाज खान साहब को पकड़ा है, क्या बैकग्राउंड है, कौन लोग हैं ये? जी, जहाँ तक आपने बात की है कि जिन सरदार साहब को पकड़ा गया है तो सातिकजी कबीले के सरबरा हैं और जो
एक बहुत बड़ा एरिया जो है वहाँ उनकी कौम आबाद है, जड़खू एरिया है, डिगारी है, सिंजदी है, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। तो ज़्यादातर जो सातिकज़ई कबीले के लोग हैं वो यहीं पर रिहाइश पजीर हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं और उनका काफ़ी इलाके पे होल्ड है, क्योंकि सरदारी उनके पास है। तमाम सिस्टम जो कबायली है वो उन्हीं के थ्रू चलता है, चाहे उन्हें सियासी सपोर्ट किसी भी रुकने पार्लियामेंट को चाहिए हो कबायली असर रसूख के हवाले से, तो वो अपना एक वहाँ पे असर रखते हैं जिसके थ्रू ये सारा सिस्टम चलता है। गवर्नमेंट को भी और इंतज़ामिया को भी अगर कोई इंतज़ामी मामलात में कुछ मामलात को देखना हो तो अब भी वो बलूचिस्तान, ना सिर्फ यहाँ बल्कि बलूचिस्तान की जितने भी अजला हैं जहाँ पर कबायली निज़ाम है, सरदार हैं, नवाब हैं, उनसे रब्ता किया जाता है ताकि मामले को सॉर्ट आउट करके सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाए। तो यहाँ पर भी जो वाक़या पेश आया उसमें अभी सबसे पहले आपने कहा कि FIR कहीं से दर्ज नहीं हुई, तो बेसिक बुनियाद ये थी कि जो दोनों साइड थी, चाहे वो लड़की के फैमिली मेम्बर्स हों या लड़के के, दोनों जानिब से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, कानून का रास्ता इख्तियार नहीं किया गया और जो जिरगे का फैसला था जिसका अभी तक फैसला होना, उसके हवाले से तफ्तीश होना बाकी है कि आया इस पूरे केस के हवाले से जो सरदार शेरबाज थे उनका क्या किरदार था और उन्होंने क्या कहा। लेकिन जो FIR का मतन है उसके मुताबिक उनके हुक्म पर ये सारा जो फायरिंग का वाक़या हुआ और इस तरह जो है उस खातून को और मर्द को कत्ल किया गया। FIR में और कौन-कौन बराह रास्त नामजद किया गया है? ये सरदार शेरबाज तो है, लेकिन इसके अलावा कौन-कौन नामजद किया गया है? जी, FIR की अगर मतन को देखा जाए तो 8 लोग वहाँ पे नॉमिनेट हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तार हैं। एक वो जो उस खातून का छोटा भाई था जलाल, जिसने फायरिंग करके, वीडियो में भी देखा जा सकता है कि फायरिंग करके उसने दोनों को इस वाक़े में हलाक किया था, कत्ल किया था दोनों को। और उसके अलावा एक और शख्स बशीर अहमद जिसका नाम बताया जा रहा है, जो अपनी गाड़ी लेकर जो वहाँ पे मौजूद था। इन दोनों को जो मौके के मुल्ज़िमान थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरदार सातिकज़ई जो है वो मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका नाम जो FIR के अंदर है कि उनके हुक्म पर ये सब कुछ हुआ था, इसलिए वो भी गिरफ्तार हैं। इन समेत मजमूई तौर पर जो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान है या ये कत्ल के हुक्म सादिर करके सरदार साहब खुद थोड़ी एग्जीक्यूट करने जाएंगे, वो तो सिर्फ हुक्म देते हैं। बट दिस इज द रियलिटी। और एक और ये कोयटा शहर और मतलब अर्बन सेंटर से कितने दूर हैं ये इलाके, ये संजीदी और डिगारी और ये इनके सारे इलाके? हम जरा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इन लोग, ये जो यहाँ जो लोग बसते हैं, इन्हें पता है ना कि दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है और बाकी दुनिया किस और रियासत क्या है, रियासत की रिट क्या होती है, या ये पत्थर के जमाने में ही है अब? जहाँ तक आपने बात की अब्दुल्ला, ये कोयटा का नवाही इलाका है और रिमोट एरिया है। पहाड़ों के करीब होने की वजह से वहाँ पर रोड नेटवर्क भी इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आता। कई जगह रोड जो है वो बेहतर है, कई टूटा रोड है। इसके अलावा वहाँ पे पीने के पानी, सेहत और दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। तो आप इसे ही कह सकते हैं कि रिमोट एरिया है, पहाड़ों के नज़दीक है, कोल माइन एरिया है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो है अमूमी तौर पर कुछ बेहतर नजर नहीं आती। जितना भी वो पहाड़ों के नजदीक मोबाइल तो हर जगह चल ही रहा है ना, वीडियो बनी है ना, वायरल हुई है, मतलब इस तरह आप कट ऑफ होके अपने आप को ये भी जवाब नहीं दे सकते that we have our own kingdom और हम अपनी तरह ही जिएंगे। if you are a part of this country, तो देयर इज एक रियासत है, एक रूल ऑफ लॉ है, आपको फिर अबाइड करना होगा, वरना फिर ये होगा जो अभी हो रहा है। वी आर गोइंग टू पुश दिस के इस पे इंसाफ जरूर होना चाहिए। गजाला गोला, डेप्यूटी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली, हमारे साथ हैं। गजाला साहिबा, अब ये बताइएगा, जो वीडियो सामने आई है उसने सबको ऑब्वियसली एक शॉक में डाला हुआ है कि ये क्या हो रहा है, एंड येट हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हम कुछ देख रहे हैं। गैरत के नाम पर ऐसा जुल्म, क्या इसकी किसी भी तरह, किसी भी कल्चर आप ले लें, किसी भी बहाने से कोई तौजीही पेश की जा सकती है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो खबर है कल से जो है डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में भी चल रही है, व्हाट्सएप पर भी है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है, सबकी नॉलेज में आया है। ये वाकई एक बहुत ही तकलीफ देह और एक दिल खराश वाक़या है, जिसकी हम जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है। तो एक औरत होने की हैसियत से हमने कल ही इन चीज़ों के ऊपर जो है इसका नोटिस ले लिया था। मैं एज ए डिप्टी स्पीकर, एज ए चेयरपर्सन पार्लियामेंटेरियन वुमेन कॉकस,
और दूसरा ये कि मेरा ताल्लुक़ अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमने तमाम प्लेटफॉर्म से इस चीज़ के लिए सख्ती से मज़म्मत की है, क्योंकि इस तरह की जो वाक़यात हैं वो ना हमारे इस्लामी रवायात के उसमें आते हैं, ना हमारे किसी कबायली या सोशल या कम्युनिटी के उस हवाले से कोई भी इस तरह की इन चीज़ों को कोई भी ओन नहीं करता जिस तरह का जो ये वाक़या पेश आया। ग़ज़ाला साहब, ख़वातीन पर मसालिम सिर्फ बलोचिस्तान का नहीं है, बहुत से और सूबों में भी ये मसाइल हैं। पाकिस्तान का मसला है, लेकिन कबायली कल्चर पर्टिकुलरली मकामी जिरगों में फ़ैसले होना, ये तो मतलब अब इस दौर में मायूब नज़र आता है। आना चाहिए लेकिन आता नहीं है। इस कल्चर को किसी तरह तब्दील किया जा सकता है, या फिर वहाँ के लोग इसे मसला मानते ही नहीं है? अगर मसला जानेंगे ही नहीं तो ज़ाहिर है उसको तब्दील करने के लिए भी कोई कोशिश नहीं होगी ना। देखिए, ये जो वाक़या कल बलूचिस्तान में जो आया है, अभी वो मुख्तलिफ उन चीज़ों से जो है वो सामने जा रहा है, क्योंकि ये कहीं पर भी पता नहीं चल सका कि ये वाक़या ईद से 4 दिन पहले का हुआ है या उससे कहीं पहले का था, क्योंकि कोई तो यहाँ उनके किसी भी विक्टिम ने कोई इसको जो है वो रिपोर्ट नहीं किया। और कबायली जिरगे सिस्टम में जिस तरह से आपको पता है कि जी कबायली सिस्टम में हमारी दोनों रवायत है, इनमें कई जगह पर हमारी बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं जो जिरगे में होती हैं, लेकिन कहीं कहीं इन चीज़ों में खामी भी मौजूद है। लेकिन हमारा माशरा कहीं पर भी ये इजाज़त नहीं देता कि वो किसी को इस बेदर्दी से जो है कत्ल करे, या उनके जो हकूक़ हैं स्पेशल ख़वातीन के, उनको जो है वो सल्ब किया जाए। चीज़ें सामने आ रही हैं जो ये भी नहीं पता चल रहा कि जी पहले कहा कि न्यूली मैरिड कपल है, जो है अभी कह रहे हैं कि 5 बच्चों की खातून माँ है और जो मर्द था वो भी ऑलरेडी शादीशुदा था। लेकिन कोई भी तरीका हो, चाहे न्यूली मैरिड हो या ये 5 बच्चों की माँ हो, लेकिन इस तरह के घनौने कत्ल में इस तरह की दिलखराश वाक़यात पे बिल्कुल हम बहुत सख्ती से इसकी मज़म्मत करते हैं। बिल्कुल मज़म्मत बनती भी है, और ख़ास तौर पे आप कह रही हैं जिस तरह के जिरगे जो हैं कुछ अच्छे फ़ैसले भी करते हैं, लेकिन जितने भी अच्छे फ़ैसले करते हो, अगर एक ऐसा फ़ैसला हो जाए कि जी मार दो इनको, तो वो तो भारी पड़ेगा ना किसी भी अच्छे फ़ैसले में। हेंस क्वेश्चन मार्क्स अबाउट दिस जिरगा कल्चर जो है। ये बताइएगा ग़ज़ाला साहिबा कि ख़वातीन को कोई हक ना देना, उन्हें इंसान से कमतर दर्जा देना, ये एक ऐसा इशू है जिसका हम सब हल तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हम इट्स रैम्पेंट, हम देख रहे हैं ना सिर्फ हमारे मुल्क में, हमारे खित्ते में एक्चुअली। तो कैसे तब्दीली लाई जाएगी माशरे में? क्या आइडियाज़ हैं आपके पास? कानून तो आ जाते हैं लेकिन उसके पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जब तक कानून साजी करने के बाद अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर वो चीज़ें आधे में रह जाती हैं। तो ख़वातीन की भरपूर तरीके से ख़वातीन के लिए हम फिर यही कहेंगे कि कानून साजी हो, सरकार इसमें गवर्नमेंट, और आज हमने देखा कि भरपूर तरीके से सीएम साहब ने भी इस पे जो है वो लिया, और जो वहाँ के डीएसपी साहब थे गालिबन मेरे ख्याल में, उनको भी जो है वो टर्मिनेट किया गया है कि क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट नहीं की। क्योंकि कई ऐसे वाक़यात जब इलाके में होते हैं वो सामने ही नहीं आते। आज भी अगर ये वीडियो उनके रिश्तेदारों की तरफ से वायरल ना होती तो उनमें से तो किसी ने भी जाके तो कहीं पर कोई एफआईआर या कोई चीज़ उन्होंने जमा नहीं करवाई जिससे मालूम हो सकता। बहरहाल इन प्लेटफॉर्म से कल हम अपने असेंबली में भी वुमेन कॉकस की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से हम एक मज़ामती करारदाद भी ला रहे हैं। ग़ज़ाला साहिबा बहुत शुक्रिया। पता क्या दिमाग अब चलना शुरू हुआ है ना, तो समझ नहीं आता कि ज़ाहिर है ये निज़ाम सदियों से राइज है। ये जिरगा सिस्टम को हम और यहाँ कराची के एक स्टूडियो में बैठ के एकदम से कह दें कि जी ख़त्म होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए आइडियली, लेकिन क्या ख़त्म हो सकता है? कितना आसान है ये निज़ाम यकसर तब्दील होना। ज़ाहिर है एक पूरा सिस्टम चल रहा है ये कबायली और इस तरह निज़ाम के तहत,
लेकिन इसमें अगर इसको रहते हुए इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी और तब्दीली लाने की कोशिश की जाए तो क्या तब्दीली हो लेकिन सकती है? आज भी हम ये बैठ के बात क्यों कर रहे हैं? और आई एम सॉरी, ये एक आइसोलेटेड बात नहीं है कि हम एक स्टूडियो में बैठे हुए आउट ऑफ नोवेयर। ये आउट ऑफ नोवेयर बात लग रही है। मुख्तारा माई वाला केस आपको याद है? मतलब वो भी एक जिरगे का ही फैसला था जो उसके साथ हुआ था। उस बात को 10+ ईयर्स हो चुके हैं, दुनिया में ग्लोबल न्यूज बनी। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है, ये बात जो है, ये अरसे से हो रही है, लेकिन जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। मगर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर जैसे गजाला साहबा कह रही थी ना कि जी ये कुछ बेहतर फैसले भी करते हैं और लोगों को इंसाफ मिल जाता है, लेकिन अगर क्या हम कोई कदगन लगा सकते हैं कि हाँ जी कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती, खवातीन की जिंदगियों का फैसला नहीं हो सकता, बाकी जो जमीन छोटे मोटे झगड़े हैं भेड़ बकरियों के या और कोई तनाजा है वो आप सेटल कर लें, झगड़े जो हैं, लेकिन हम इस जिरगे के सिस्टम में क्या कोई रिटायर्ड जज बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते हैं? मतलब क्या कर सकते हैं? बेसिकली आप कह रहे हैं कि जैसे ज्यूरी बैठती है बाहर के मुल्कों में, एक फैसला एक शख्स का या उस तरह नहीं होता। हाँ, लेकिन वो एक लीगल स्ट्रक्चर होता है उसमें। जिरगे को अगर हम मान ही नहीं रहे कि कोई लीगैलिटी नहीं है उसकी, 100%। मतलब आप तो वो कह रहे हैं कि या तो इसको कोई लीगल लिबादा दे दिया जाए या तो खत्म करें ना, फिर ये खत्म करना कितना आसान है, पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये खत्म करना क्लियरली इतना मकसूदा सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर हैं एडवोकेसी औरत फाउंडेशन की। बहुत शुक्रिया आपका मकसूदा साहिबा। आप बताइएगा, अब ऐसा नहीं है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल, जिरगा इंसाफ वाले मामलात पहले नहीं थे, लेकिन वहां से खबरें कम मिल रही थी। अब तो ये वीडियो आ गई ना, वीडियो वायरल हो गई तो जाहिर हो गया ये भी किस्सा हो गया था, खत्म हो जाता। अब इसने सबको हिला के रखा हुआ है। आपको लग रहा है कि आज के दौर में भी ये सब कुछ होना गैर मामूली है या फिर ये होता रहता है वहां पे? ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और गैरत के नाम पर कत्ल पूरी दुनिया का मसला है। बात ये है कि इसको हाईलाइट जो है ना वो कितनी मिलती है। अगर हम इसको सिर्फ इस बैकग्राउंड से जोड़ें कि ये बलूचिस्तान के केसेस, बलूचिस्तान का एक ख़ास जो कल्चर है उसकी वजह से ये केस हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में जगह जगह ऑनर किलिंग है। हाँ, उसको मुख्तलिफ नामों से अब मीडिया में भी लाया जा रहा है और मुख्तलिफ नाम लेके, फॉर इंस्टेंस हमने ये रिकॉर्ड चेक किया है और हमें इसका अंदाज़ा है कि जो पहले ऑनर किलिंग के कत्ल के तौर पर रिपोर्ट होते थे मीडिया में केसेस, वो अब हो रहे एक मुतवातर खुदकशियों के जो इंसिडेंट्स हैं उनकी सूरत में हो रहे हैं। तो हम इसको बिल्कुल एक ख़ास किस्म के नोशंस के साथ नहीं जोड़ सकते ना कि ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला। ये एक और एंगल है कि ये लिबादा उड़ाया जाता है ऐसे अब कानून को चकमा देने के लिए कि जो ऑनर किलिंग के केसेस होते थे उनको खुदकुशियां कह के रिपोर्ट कराया जाता है। खैर, थोड़ी सी भी इन्वेस्टिगेशन अगर सिंसियरली की जाए तो उसमें पता चल जाए कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। मकसूदा साहिबा, ये भी बताइएगा कि इस तरह के हर वाक़े के बाद ये नारा ज़रूर लगता है कि ऑनर किलिंग और जिरगा कल्चर जो है ये खात्मा करेंगे। मतलब अभी भी ऐसी बातें हुई हैं, अच्छी बात है, खात्मा होना भी चाहिए। क्या अमली तौर पर कोई ऐसा कदम आपने देखा है कि हुकाम की जानिब से नज़र आया हो कि ये सिलसिला जो है ये एक्चुअली ख़त्म हो रहा है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में एक आइन है, पाकिस्तान एक रियासत है जिसका आइन है, जिसके इदारे हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं। और पाकिस्तान में ऑनर किलिंग एक क्राइम है, इट्स नॉट जस्टिफाइड इन एनी केस। यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो उस पर अमल दरामद है वो कितना हो रहा है। बदकिस्मती से कहना यह पड़ता है कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं, चाहे नूर मुकद्दम का केस है, आप देख ले अभी नूर मुकद्दम का केस जो है वो दे आर ट्राइंग टू पुट इट इन प्रेसिडेंशियल ऑफिस ताकि उसको रहम की अपील के तौर पर लेके जा सके। मसला ये है कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन कवानीन मौजूद है, लेकिन हम उसको ले कैसे रहे? हाउ वी आर डीलिंग विद दीज केसेस, व्हाई देयर इज नो लैंडमार्क केस that could be quoted in any case that जो इस किस्म के पूरे मसाइल, इस किस्म की सोच को, इस किस्म की जो हिम्मत है उसको डिस्करेज करे। ये तभी मुमकिन है जब हम अपने कवानीन पे अमल करें। बात है कि हमारे जितने भी सतून हैं, हमारे जितने भी रेस्पॉन्सिबल इदारे हैं, उनको जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है।
चाहे वो सोशल मीडिया पे केस आ रहा है, उसको उन 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 उन, उन जो न्यूज़ है उनको डिसइंफॉर्मेशन के तौर पर कितना यूज़ किया जाता है। तो ये पूरी सिचुएशन खतरनाक इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारे जो कवानीन है उस पर अमल करने की बेहद अशद ज़रूरत है। शुक्रिया आपका मकसूदा साहिबा। इस पे आप प्लीज अपने ख्यालात का इजहार एक्स का हमारा हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। अच्छा ये सुने और आपको यूल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। कल सेनेट में एक ऐसा बिल पेश हुआ जो अगर कानून बन गया तो हम सब की जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है और इसलिए इस मामले में तफसीली डिबेट और मुकम्मल गौर करने के बाद ही आगे बढ़ना होगा। और ये इशू है बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी। बिल्कुल आपने सही सुना है। और पीपल्स पार्टी के सेनेटर मसरूर एहसन ने सोशल मीडिया सार्फिन की उम्र की हद मुकर्रर करने का बिल जो है वो पेश किया है, जिसका मेन पॉइंट कम अज कम उम्र 16 साल मुकर्रर करना है। बेसिकली कि सोशल मीडिया एप्स पे जहां आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, उसमें 16 उम्र से नीचे बच्चे अपना अकाउंट नहीं बनवा सकेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाबंद किया जाएगा कि वो इस पाबंदी पर अमल कराएं, वरना जुर्माना भरें। और किसी ने 16 साल से कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में मदद की, वैसे तो कौन ही मदद करेगा 16 साल के बच्चे को, मतलब बच्चे की अकाउंट्स बने हुए हैं, खुद ही बना लेते हैं ना। उनको किसी की मदद की जरूरत तो नहीं है। तो उसे 6 माह कैद या 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज की गई है। बिल के मुताबिक ये तमाम काम PTA को करने होंगे। ऐसा नहीं कि ऐसी कानून साजी की मिसाल दुनिया में मौजूद ना हो। 2024 के आखिर में आपको याद होगा हमने यहाँ पढ़ा तफसीली डिस्कस किया था इस कानून को। ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा ही कानून बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के मुताबिक इस पाबंदी का मकसद बच्चों को सोशल मीडिया के खतरनाक असरात से दूर रखना है। और अभी ऑस्ट्रेलिया में इसका नफाज नहीं हो सका है क्योंकि तकनीकी तौर पर यह बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वैसे तो उनकी आबादी भी मतलब हमारे कराची से भी कम है, लेकिन अगर उनके यहाँ मुश्किल हो रही है तो हमारे यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अच्छा, इसी पे बात कह रहे हैं कि नामुमकिन नहीं है। निगत आप हमारे साथ हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। हमें बहुत कुछ जो समझने में मुश्किल हो रहा होता है निगत आप हमें समझाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले ही तो ये हो भी सकता है कि नहीं, ये मुमकिन है, टेक्निकली पॉसिबल है। हाउ इज द इंटरनेट गोइंग टू चेक कि जो साइन अप कर रहा है वो 16 साल से नीचे है या ऊपर है? ऑल्दो दे डू आस्क अ क्वेश्चन और जिसका जो मर्जी हो वो डाल दे उसमें। ये तो जब बिल तफसीली तौर पे डिस्कस होगा तो पता लगेगा कि बेसिकली क्या ये प्रपोज कर रहे हैं कि ये कैसे बैन करें। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि जब ऑस्ट्रेलियन बिल पेश हुआ था या वो लॉ बन गया तो बहुत से लोगों ने उस पर जब इतराज़ात किए तो ये था कि ये कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। जैसे आपने कहा कि तकनीकी तौर पर ये बड़ा पेचीदा मामला है। तो 2-3 तरीके हैं जिनसे ये किया जा सकता है। एक तो ये कि जो भी अकाउंट बनाएगा उसको ये कहा जाएगा कि आप गवर्नमेंट की जो आईडी है जैसे CNIC या पासपोर्ट उसको आप जमा कराएं प्लेटफॉर्म पे और फिर वो वेरीफाई करेंगे कि ये आया जो बच्चा बना रहा है वो 16 साल से ऊपर है। वो बच्चा तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो मेजर एज का होगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे ये पाबंदी आयद की है कि आपकी जिम्मेदारी है आप चेक करें कि कोई 16 साल से कम उम्र जो हमारा शहरी है ऑस्ट्रेलियन वो तो वो अब ये तरीके ढूंढ रहे हैं जिसमें फेशियल रिकग्निशन होगा, बायोमेट्रिक आईडी होगी, जो कि एक इंतहाई खतरनाक सर्वेलेंस सिस्टम बेसिकली आप बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं, जिस पे बहुत ज्यादा इतराजात हैं ऑस्ट्रेलियन जो CSOs हैं और ग्लोबल जो डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और मेरे ख्याल में यही कुछ हमारे लॉ में भी प्रपोज किया गया है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि फेशियल रिकग्निशन एंड अदर चेक्स, बट हमने देखा है इंस्टाग्राम भी जब आप वेरीफाई कराने जाते थे एक जमाने में, अभी भी शायद, तो आपको अपने पासपोर्ट की पिक्चर लगानी पड़ती थी या इवन एक्स वेरिफिकेशन नॉट टू मेक एन अकाउंट। लेकिन अगर वहां पे वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ओरिजिनल आईडी देना पड़ रहा था इंस्टाग्राम को, सो हम क्या ये नहीं कर सकते कि हाँ जी आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट या आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी आप लगाएंगे तो आपका अकाउंट बन सकेगा? बच्चों की हम बात कर रहे हैं उनके लिए।
देखिए अब्दुल्ला, वो जो आप बात करें वो बहुत ही कम केसेस में होता है। जब वेरिफिकेशन होती है, किसी का आईडी हैक हो जाता है तो वो वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ये तो हम एक मैस लेवल पे बात करें। अगर आप देखें तो 16 साल से कितने कम उम्र बच्चे पाकिस्तान में होंगे जो कि इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ना सिर्फ ये कि एक पूरा एक मैस सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो क्रिएट करने दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और क्या चाहिए, आपका डेटा चाहिए। तो आप एक तो उनको कह रहे हैं कि आप ये पूरा डेटा कलेक्ट करें, और दूसरा आप कोई बता भी नहीं रहे हैं कि वो डेटा को सिक्योर कैसे रखेंगे, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि मैसिव लेवल पे हैकिंग होती है और हमारा कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी बाय द वे नहीं है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन लॉ है, उन्होंने फिर भी कोई सर्वे किया था जिसमें एक बहुत मेजॉरिटी जो तादाद थी पेरेंट्स की, उन्होंने कहा कि बच्चों पे बैन होना चाहिए जो 16 साल से कम उम्र है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, पूरा कॉपी पेस्ट उठा के जो है। एक और चीज, अप्रोप्रिएट एज तो चलो हर चीज में 18+ ही कहेंगे, नहीं सोशल मीडिया के लेकिन निगत सोशल मीडिया पे दुनिया में भी देख लें और अभी हमारे यहाँ भी देख लें, बच्चा बच्चा इन्फ्लुएंसर भी है। कुछ तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, फैमिलीज भी अच्छा रह रही हैं। मतलब ये एक चले एक ऑपोजिट व्यू पॉइंट हो गया, लेकिन इस पे भी बात हो सकती है कि अच्छा काम भी तो होता ही है। बिल्कुल होता है। आप अगर ये जो प्रपोज करने जा रहे हैं और अगर इस पे अमल दरामद होता है, और इसमें अगर आप देखें तो पीटीए को भी ये दिया गया है, वो इख्तियार दिया गया है बिल के अंदर कि वो ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब हम लोगों को सबको पता है कि रेगुलेटरी बॉडी किस तरीके से पाकिस्तान में ऑपरेट करती आई है और आर्बिट्रेरी पावर्स होती हैं। तो बहुत से यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं। अभी आपका एक इन्फ्लुएंसर है, आई थिंक उसका नाम तलहा है या ताज, जिससे खुद वजीर आजम साहब मिले। अब वो, हाँ जी, तो वो आप अगर देखें तो इस तरह के बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अगर आप ये इसको अमल दरामद करने जाएंगे तो हुमा और अब्दुल्ला, बहुत बड़ी तादाद यंग बच्चों की हम उनको एक तो ये कि जिनके पास आईडी कार्ड्स फॉर इंस्टेंस नहीं होंगे या कोई भी आइडेंटिफिकेशन का फॉर्म नहीं होगा, उनको हम लोग बिल्कुल माजूर कर देंगे ये इस्तेमाल करने से। और दूसरा ये कि हम बच्चों को धकेल देंगे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जो कि बहुत डार्क किस्म की एप्स हैं। बच्चों को तो मिल जाएगा कोई ना कोई जरिया इस्तेमाल करने का, तो बजाय ये कि हम कोई तालीमी उस तरफ जाएं या डिजिटल लिटरेसी पे। और जाहिर है जहां इसके कॉन्स होते हैं, प्रोज भी हैं, बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं। लेकिन अनरेगुलेटेड जब छोटे बच्चे ऑनलाइन हो वो बड़ी अनसेफ स्पेस हो जाती है। मतलब उसके भी हमने रिपरकशंस देखे। पेरेंटल चेक भी होना चाहिए ना। अनरेगुलेटेड ऑनलाइन क्यों हैं बहुत ही छोटे बच्चे? एंड आई थिंक 15 साल की उम्र में तो हम भी थे MSN मैसेंजर वगैरह पे, और ऑर्किड वगैरह होता था। वो बड़ी नई नई चीजें थी उस वक्त, इतने उसकी डार्क रेमिफिकेशंस सामने नहीं आई थी। अब तो खैर बहुत है। आई गेस पेरेंट्स की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन देखेंगे सेनेट में एक्चुअली इस मगर जो भी हो इस पे बहस होनी चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस आपको पता है साल में बहुत हलाकतें हुई थीं, और एक और अफसोसनाक वाक़या मलीर काला पुल के करीब इतवार को पेश आया। तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 कम उम्र लड़के जाँ बहक हो गए। वाटर टैंकर का ड्राइवर एज यूजुअल मौके से फरार हो गया। बाद में मुश्तल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। वो एक और कानून हाथ में लेने वाली बात है। गुज़श्ता जुमे को मलीर RCD ग्राउंड के करीब सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक की टक्कर से शहरी मौके पर ही जाम बहक हो गया था। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद ट्रक को आग लगा दी। मतलब ये एक यूजुअल प्रैक्टिस हो चुकी है। और इस साल जनवरी से अब तक कराची में डंपर, ट्रॉलर और वाटर टैंकर समेत हैवी गाड़ियों के हादसात में जान से जाने वाले अफराद की तादाद कितनी होगी है? 154। कैन यू इमेजिन? मतलब हम इसी साल की बात कर रहे हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बहुत से इक़दामात का फैसला गया था, वजीर आला ने खुद नोटिस लिया था इस मामले का, उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नजर आई? देखिए, बहुत सारी हिकमत अमलियाँ बनाई गई हैं और इस हवाले से स्ट्रेटजी के तहत जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन क्यों प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजी हमें नजर नहीं आ रही है। 154 आपने हैवी ट्रैफिक से तादाद बताई, तो सुबह सवेरे एक और ट्रैफिक हादसा हुआ, तो अब तक जो है वो 155 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के अंदर जो है वो जाँबाक हो चुके हैं। हैवी ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो डंपर की टक्कर से जो है वो
30 अफराद अब तक जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। ट्रेलर की टक्कर से जो है वो 58 अफराद, और मुसाफिर बसों की अगर बात करें तो उनसे भी जो है वो 30 अफराद, जबकि जो मज़दा हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनसे 37 अफराद अब तक जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। और हैवी ट्रैफिक के अलावा हम बात करें तो 737 अफराद अब तक जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के अंदर छोटी बड़ी गाड़ियों से जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं, और 7000 से ज़ायद अफराद जो है वो अब तक जख्मी हैं। इस हवाले से हम ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि ना सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई गई है बल्कि एक प्रॉपर टीम बना दी गई है। कोई भी हादसा शहर में रूनुमा होता है, उसके बाद उस टीम का काम ये है कि वो मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद एनालाइज करती है कि आया किसकी गलती है और ये हादसा कैसे पेश आया। तो इस हवाले से रिपोर्ट्स सामने आती हैं, लेकिन कोई वाज़े जो है वो मैकेनिज्म सामने नहीं आ रहा है। जब हम बात ये करते हैं कि आया जो लाइसेंस हैं लोगों के पास, उस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, गाड़ी की फिटनेस के हवाले से चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, खास तौर पर जो हैवी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, तो उनमें ये चीजें सामने आती हैं कि बेशतर ऐसी गाड़ियां शहर में चल रही हैं जो शहर की हैं ही नहीं, जो दूसरे सूबों से शहर में आती हैं। काशिफ, ये वो बातें हैं जो पहले आइडेंटिफाई हो चुकी हैं कि बलूचिस्तान से भी गाड़ियां आ रही होती हैं, पंजाब से भी ऑब्वियसली। देखिए ये दिस इज अ पोर्ट सिटी, यहाँ पे नेचुरली गाड़ियां दूसरे सूबों से भी आएंगी, लेकिन उनको कौन चला रहा है और किस हालत में है वो गाड़ियां, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब और साथ काशिफ, नंबर प्लेट्स के हवाले से हमने देखा बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन एक चल रहा है, ये तो उससे पुराना मसला है और इस पे तो बड़ी तजवीज जो है वो भी आ चुकी हैं। तो आपको नजर आ रहा है ऑन द ग्राउंड कि इनकी भी पकड़ हो रही है, इनके टाइमिंग्स पे अगर ये ना चल रहे हो तो इनको बंद कर देते हैं, कितने चालान हो रहे हैं ये जरा बताइए। और अब तो लियारी पे भी हैवी ट्रैफिक शुरू होने की तैयारियां हैं, अपेरेंटली इत्तलात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो हैवी ट्रैफिक है उसकी टाइम मुख्तस की गई है, लेकिन हम देखते हैं कि दिन के औकात में भी बेशतर ऐसी सड़कें हैं जिन पर जो है वो हैवी ट्रैफिक नजर आती है। जब हम हुकाम से हम ये पूछते हैं कि दिन के औकात में क्यों नजर आ रही है तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि जो इमरजेंसी ड्यूटीज हैं, जैसे कि वाटर टैंकर हैं, उसको वो बंद नहीं कर सकते, तो वाटर टैंकर नजर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डंपर्स भी हमें दिन के औकात में कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर नजर आते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जगह जगह नाके बिल्कुल लगाए जाते हैं। आपने नंबर प्लेट का जिक्र किया, तो नंबर प्लेट्स के लिए पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई, चालान की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली ट्रैफिक हादसात के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली जो है वो नहीं बनाई जा रही है। उसमें जो एक टीम बनाई गई, टीम की रिपोर्ट भी आ जाती है, वाकयात के मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, ड्राइवर्स भी अक्सर औकात पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत जो है वो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ हैवी गाड़ियों के जो ड्राइवर पकड़े जाते हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं होते, जब लाइसेंस नहीं होते तो वो दोबारा शहर में इसी तरह गाड़ियां चलाते हुए भी हमें नजर आते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों पे कार्रवाई बनती है, जबकि जो मेन सड़कें हैं कराची की उन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो तैनात मजीद किए गए हैं, और डीआईजी ट्रैफिक भी ये कहते हैं कि हम मजीद नफरी को बढ़ा रहे हैं ताकि कराची के जो शहरी के मसाइल हैं उनको भी साथ साथ देखें ट्रैफिक के, और जो है जिससे हादसात बढ़ रहे हैं, इन जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स को भी हम देखें। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा कि एक वाटर टैंकर एसोसिएशन या इनसे भी बातचीत एक दफा हुई थी, हमें याद है क्योंकि ये पूरा साल ही अब आधे से ज्यादा तो गुजर गया, तो हम ये बात करते रहे हैं, कोई मामला सेटल हुआ था वहाँ? क्लियरली नॉट वैसे तो, लेकिन कोई फिटनेस ऑफ द व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस होना, अंडर एज ड्राइवर्स ना होना, कोई बातचीत तो ऐसी चली थी, फिर क्या बना उसका? हुमा, ये जो इनका प्रोसेस है ये कोई एक बार नहीं हुआ, मुतादिद बार जो डंपर एसोसिएशन है या फिर बड़ी गाड़ियों की जो एसोसिएशन है मुख्तलिफ बनी हुई, उनसे जो मुख्तलिफ हुकाम हैं, इवन एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी मुख्तलिफ मीटिंग्स की गई हैं, लेकिन उन मीटिंग्स के हवाले से एक बेहतर हिकमत अमली सामने नहीं आती है। ये वही बात हो जाती है कि मीटिंग्स होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि आया गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी, जो दूसरे सूबे से कराची में गाड़ियां आती हैं उनके ड्राइवर्स के प्रॉपर जो लाइसेंस है। बहुत शुक्रिया आपका। और अरे गाड़ियां चेक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, मतलब एक सुपर हाईवे पे बहुत बड़ी तादाद होती है, माड़ीपुर के करीब बहुत बड़ी तादाद होती है, अगर आप 4 एहलकार खड़े करें तो आपको पता लग जाएगा कि किस ड्राइवर के पास लाइसेंस है और कौन सी गाड़ी की क्या फिटनेस है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, अभी एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी। कल सेनेट में जो फॉर्मूला तय हुआ था खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं, उसी के तहत मेंबरान आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया और हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गई हैं और पीटीआई के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 1 वोट भी हासिल ना कर पाए।
मामला बेशक इलेक्शन तक चला गया और सेनेटर्स जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब ना हो सके, मगर नतीजा बता रहा है कि उसी फॉर्मूले पर 100% अमल हुआ जो कि हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान तय पाया था। सबसे पहले तो पॉज करें इधर, और ये कल भी हमने बात की कि जब ये चाहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ टू गेट अलोंग एंड मूव फॉरवर्ड तो हो भी जाता है, और ये एक ताजा एग्जाम्पल है आपके सामने। बहुत से ये भी बता रहे हैं, मतलब लोग चमगोइयां होती हैं ना कि मुक्तदरा का भी एक किरदार है इस सेटलमेंट में। सेनेट के मौजूदा इलेक्शन से बज़ाहिर एक नई तर्ज की तहरीक इंसाफ भी सामने आई है जो पार्टी में उठने वाली मुखालिफ आवाज़ों के बावजूद मौजूदा निज़ाम के साथ चलने का वाज़े इशारा है। और इसमें भी ठीक है, बाज़ लोग नहीं हैं, मफरूर हैं, गायब हैं, मुराद सईद वगैरह, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तदर हलकों के करीब समझे जाते हैं रिवायती तौर पर। अच्छा, तो जो आप कह रहे हैं फरार है या व्हाटएवर, वो तो सेनेटर बन गए, वो सेनेटर बन गए, तो कहाँ मेरा ख्याल है फौरी तौर पर तो हलफ लेने नहीं आएंगे वो। ये क्या है? इज दिस अ जोक? इफ यू आर गिवन सच अ बिग रिस्पांसिबिलिटी तो देन यू हैव टू बी वेरी मच देयर। अपने लिए तो नहीं बने ना। वेल अपैरेंटली मतलब बाकी तो आपको ये डिस्कस हो रही है, बात जाहिर है। ये अली मोहम्मद खान साहब से हामिद मीर साहब ने भी पूछा था, वो कह रहे थे कि भाई अभी उनको अपनी सिक्योरिटी 3 सालों में किसी ने मुराद सईद को देखा रखनी चाहिए। सो ये है सूरत हाल। एक्चुअली मोहम्मद अली खान ने क्या कहा था कैप्टन टॉक में, देख लेना। अगर ये बकर मंडी लगती, खुदा न खास्ता लगती, क्योंकि लोगों ने तिजोरियों के मुंह खोले हुए थे, आपको पता होगा, वो हराम का माल शुक्र है वापस ले जाएंगे। आपको लग रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का खतरा अभी तक मौजूद है? मैं नहीं समझता कोई खतरा फिलहाल है। उसकी वजह शायद यह है कि जो पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, अगर चाहते तो शायद KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये कर लेते। मैं नहीं समझता कोई अगर जी शऊर शख्स रियासती जिम्मेदार ओहदों पे है, हुकूमत में बैठा है, मुक्तदरा में है, वो ये सोच रहा होगा कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा से भी फारिग करें। इसका फिर मतलब ये है कि शायद पूरे निज़ाम को फारिग करने का फैसला हो गया है, अगर ये हुआ तो। चलिए, फिर आपने सुन लिया एक एक्सप्लेनेशन। साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ अपोजिशन को ही साथ नहीं लिया, बल्कि पार्टी फैसलों से इख्तलाफ रखने वाले रहनुमाओं को मनाने में भी कामयाब रहे, सिवाय एक आदमी। तो एक जो है वो नहीं माने। हालांकि पार्टी अरकान का दावा है कि दस्तबरदार होने का ये फैसला जो था वो बड़े बोझल दिल के साथ करना पड़ा है, और शायद यही वजह है कि एक राय मौजूद है कि बाहर से ना भी हो लेकिन गंडापुर को पार्टी के अंदर से चैलेंजेस हैं और पहले भी नजर आते रहे। यकीन करें, हम अपने दिल पे फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। ये अहद करते हैं, हमारी जो तहरीक शुरू हुई है, ये हमारी तहरीक सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी जो खान साहब के विजन के हिसाब से हम चाहते थे कि हमारी पार्टी रहे, हम अभी भी वो तहरीक इसी तरह जारी रखेंगे। हमारी जो एजिटेशन जो है वो इसी चीज के रेजिस्टेंस की वजह से थी कि हम बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों के फैसला नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है। वो जिसकी इमाम पे ये लिस्ट लेकर गया और जिसकी इमाम से बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हम आइंदा से वो बात नहीं मानेंगे। सेनेट के इलेक्शन में हम गठजोड़ पे क्यों जा रहे हैं? हम कमजोर पार्टी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, 2/3 मेजॉरिटी लेके हम बैठे हुए हैं। अगले सेनेट इलेक्शन 1.5 साल में आने वाले हैं। जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म के तरीके से आप लोगों ने पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी, ये बहुत गलत तरीका है। आशा बानो साहिबा की बातों से ये तो पता चल गया ना कि एक विजन खान साहब की है और फिर देन देयर आर अदर विजन। मतलब ये नेगेट करते रहते हैं जब भी हम जो बात करते हैं और कि नहीं बन रही या फिर कोई अनबन है या व्हाटएवर, तो यही कहा जाता है जी फैमिली में इस तरह हो जाता है, बट दिस इज मच मोर देन दैट। PTI में बहुत से लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए आपको नजर आएंगे कि ये हमारी पार्टी के बंदे नहीं हैं, ये किसी और की ईमा पे हमारी पार्टी के अंदर काम करते हैं, या ऑलमोस्ट सारे एक दूसरे को ये कह रहे होते हैं। और वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कोई मुश्किल उस वक्त तक नहीं है जब तक एक्चुअली उनके लिए मुश्किल कहीं और से ना बने। सो बाकी पार्टी जो भी करती रहेगी शायद वो ठीक ही रहेंगे। और इसी पे बात करते हैं, शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बहुत से सवाल आ रहे हैं, मतलब एक ये कि इस इलेक्शन के बाद के अली अमीन गंडापुर पे जो बात हो रही थी ना इससे पहले तहरीक अदम एतमाद की, वो किस्सा क्या खत्म हो गया है या वो सिलसिला यहाँ से आगे बढ़ सकता है? जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से आगे बढ़ेगा? और जो लोग सेनेटर मुंतखब हुए हैं
जो इनके मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे वो तो हैं, लेकिन ओवरऑल पार्टी में क्या सेंस है पर्टिकुलरली 3-4 लोगों को लेके? देखें, जो इंतखाबी इत्तेहाद किया गया है इस मौके पर, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि पार्टी के अंदर जो हैं इख्तिलाफात हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब को ख़तरा था कि अगर सेनेट के इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन जो है इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करते और वो अलग अलग जाते हैं, दो खदशात थे उनको। एक खदशा ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और उनके जो अरकान असम्बली हैं वो अपने वोट ना बेचें, और उसके लिए उन्होंने पूरा मुकम्मल जो है होमवर्क किया था। और 2013 का इलेक्शन अगर आपको याद हो तो सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त जो है परवेज़ खटक साहब के दौर में, तो उसमें भी जो है 18 से 20 अरकान असम्बली इनके ऐसे थे कि जिन्होंने अपने वोट जो है मुखालिफ जो अपोजिशन की जमातों के उम्मीदवार थे उनको डाले थे। और उसके बाद जो है 18 उम्मीदवारों को जो है, जो 18 अरकान असम्बली थे उनको पार्टी से निकाला भी गया था। इसके बाद जो है महमूद खान साहब के दौर में अगर आप देखें तो उस दौर में भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली के सेनेट के जो वोट थे वो स्लिप हुए थे। और हालांकि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सीटें जो उनका हिस्से में आती थी वो जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन कुछ वोट जो है वो अपोजिशन को पड़े थे। तो इस मरतबा जो है सूरत हाल जो है तब्दील थी। इस मरतबा अली अमीन साहब को दो जो है खदशे थे। एक खदशा तो ये था कि वोट ना बिक जाएँ, और ऐसे वक्त में अगर वोट 15 से 20 वोट अगर स्लिप होते हैं उनसे, तो देखें उनको अपोजिशन को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में आने के लिए 20 वोट दरकार हैं, और अगर 15 से 20 वोट इस सेनेट इलेक्शन में स्लिप होते तो अली अमीन साहब के लिए ख़तरात बढ़ जाते। और यही वजह थी कि देखें एक अहम सीट जो है जनरल नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जोर लगाती तो 5वीं जो है जनरल नशिस्त जो है वो बासानी जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो है 74 जो है 74 नशिस्तों पे वो जो है 4 जो है जनरल नशिस्तें आसानी से जीत सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ ही 92। अगर वो कोशिश करते सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी में तो वो जो है 5वीं सीट भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने 5वीं सीट अपोजिशन को दे दी। तो अपोजिशन ने इस इलेक्शन में गेन किया जनरल नशिस्तों के एतबार से। तो ओवरऑल जो है 2-3 आपको पता है कि इस सेनेट के इलेक्शन में भी 2-3 ऐसे जो हैं बासर और मालदार जो है उम्मीदवार मैदान में थे कि अगर उनके लिए मैदान खुला छोड़ा जाता तो यकीनन जो है वो अच्छा बताइएगा शकील, अब एक है नजरियाती कारकुन, हमने सुनाया भी जो ज़ाहिर मद्दे मुकाबिल भी खड़े हुए और फिर दस्तबरदार हो गए, सिवाय एक के। एक है जो सियासतदान हैं, हम जानते हैं माजी में भी उनकी अलाइनमेंट कहाँ थी वो भी हमारे सामने है। सो क्या लग रहा है, ये एक और कोशिश है पीटीआई की कि हाँ जी मुक़तदरा के साथ मामलात कुछ बेहतर हो जाएं, कुछ सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जाहिर है नजरियाती कारकुनों को हकीकतन एक दफा फिर साइड पे किया गया है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश भी है और इसमें 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है दरपर्दा मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज़म सवाती तो आपको पता है हमेशा से वो करते यही मुज़ाकरात कराते थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं और बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो भी इसमें बहुत अहम रोल जो है प्ले कर रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक जो है ये बड़ी ईद से पहले जो है एक मुलाकात हुई है और उसमें जो है मामलात तय होने के करीब थे, लेकिन जो है बानी पीटीआई के जो बयानात आते हैं, जो है लीडर्स का कहना यह जो कि मुलाकातों में शामिल होते हैं, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई उनसे जब वो बानी पीटीआई को मुख्तलिफ जो है वजूहात बता के, जिसमें इंटरनेशनल वजूहात भी हैं और मुल्की सूरत हाल बता के कन्विंस करते हैं, और वो जब बाहर आते हैं तो फिर जो है बानी पीटीआई का के साथ दूसरे लीडर्स मिलते हैं, तो कुछ दिनों के बाद जो है बानी पीटीआई का जो है बयान आता है, जिसकी वजह से जो है मामलात जो हैं सुलझते नहीं हैं और उलझ जाते हैं मज़ीद। तो अब भी मेरी जो इतलात हैं, कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त चाह रही है कि खान साहब को और उनकी अहलिया को कुछ जो है नरमी का मुजाहरा किया जाए, मुलाकातें करने दी जाएँ, उनको उनके साथ लोगों को मिलने दिया जाए, जबकि उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ जेल में, तो कुछ मामलात जो हैं आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ी वजह मैं आपको ये बताऊं कि
जैसे ही मुज़ाकरात कामयाब होने के करीब होते हैं कि ऐसे कोई खबर आती है कि अच्छा ये बताएं कि को मिलेगी जी शकील फरमान, वैसे तो और भी बड़े सवाल बनते हैं, जैसे कि मुराद सईद जो कि पिछले 3-4 सालों में तो नजर नहीं आए, वो कैसे अब सेनेटर भी बन जाएंगे, क्या मंजरे आम पे आएंगे कि नहीं। लेकिन ये बताएं कि अली अमीन के लिए जो नो कॉन्फिडेंस का एक खतरा था वो टल गया, अब ये लग रहा है। देखें, अली अमीन साहब ने जो है, आपको मैंने कहा है कि एक वजह ये भी थी कि कहीं उनके खिलाफ वोट स्लिप ना हो इसमें, और जो है तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ ना आए। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि एक हल्के की जानिब से जो है अगर इशारा आया तो जो है अली अमीन साहब की जो है हुकूमत वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगी। अब तक जो है वहाँ से खामोशी है, और मेरी अपनी इतलात के मुताबिक वो हल्का भी नहीं चाहता कि इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को जो है हटाया जाए। इसी वजह से आप देखिए, बहुत शुक्रिया आपका मौलाना फजल रहमान साहब, जाहिर है अभी तो ठीक ही चल रहे हैं, सो अभी चलते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये वो मेरा वो तो सवाल रह गया, नॉट दैट आई आस्क्ड हिम, कि ये लोग कहाँ थे जो अब पीटीआई की तरफ से सेनेटर बन रहे हैं। थे ना बाज लोग, मतलब थे मंजर आम पर, बाज नहीं है। नहीं, बाज अच्छा नहीं है, और खासतौर पे जो 2-3 नाम जो बने हैं वो बिल्कुल वहां नहीं थे। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और मॉनसून का जिक्र करेंगे। मौसम आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगा, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा स्पेल एक और सर पर है। दरियाओं के साथ नदियां नाले भी पूरी तरह बिखरे हुए हैं, लिटरली चढ़े होने से अगली बात पहुंच गई है। और एनडीएमए ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज से 25 जुलाई तक मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई जो है फोरकास्ट वो कर दिया है। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी किया है। रावलपिंडी रीजन में शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, मतलब एक्सट्रीम बारिशें जो है ना वो चल रही हैं। सैदपुर विलेज का तो हाल आपने देख ही लिया है, कल 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, मोर देन दैट, लुक लाइक मोर देन दैट। और फिर नालों में जी गाड़ी जो है वो बह रही है, और केपी में भी आपको पता ही है कि क्या हाल है, सब अच्छा, एक तो जाहिर है यहाँ पे लोगों को मदद की भी जरूरत है। हमने गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल आपको बताई थी, 30 गाड़ियां बह गई हैं, 15 सयाह लापता हैं, 3 की लाशें निकाली गई हैं, सैकड़ों सयाह फंसे हुए हैं, जो बाय रोड गए हुए हैं, फंसे हुए हैं। फ्लाइटें वैसे ही इस मौसम में चलना बड़ा मुश्किल होता है। सो हम मुख्तलिफ इलाकों का रुख करेंगे और वहाँ की सूरत हाल मालूम करेंगे। गजर सबसे पहले चलेंगे, जावेद इकबाल। अच्छा, सवाल हमारा ये है सारों से कि आपके इलाके में सैलाब की क्या सूरत हाल है और इमदादी कामों में क्या दुश्वारी आ रही है। सो लेट्स गो टू जावेद इकबाल साहब फ्रॉम गिजर। जी बिल्कुल, जिला गिजर का मौसम काफ़ी दिनों से शदीद गर्म था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ शाम के टाइम पे हल्की सी बारिश हुई, जिसके नतीजे में आसमानी बिजली गिरी और गुरंजुर, सल्पी, कांच और थुई में लैंड स्लाइडिंग हुई है, और दर्जनों घर जो है इसके जद में आके मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं, और खड़ी फसलें और दरख्तों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ज़मीनी राब्ता जो सड़कें हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर गिजर और एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर गुपिस यासीन शरफ जल की क़यादत में मुख्तलिफ जो महकमे हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, जिनमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और वाटर सप्लाई है, वर्क्स डिपार्टमेंट है और महकमे बरकियात के लोग जो है मुतासरीन की बहाली के कामों में आज मसरूफ़ है। और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कांचे जो पड़ी है वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग से सड़क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। रोड बंद है, मुतबादिल रास्ते से ट्रैफिक को गुजारा जाता है। इसी तरह जिला गिजर के जो 4 मकामात पे गुज़िश्ता रोज़ शदीद लैंड स्लाइडिंग हुई। इसके अलावा शरोट और गुलापुर बियरची में गुज़िश्ता दिनों लैंड स्लाइडिंग हुई थी, वहाँ भी बहाली के काम जारी है। और मुख्तलिफ जो इलाकों में पीने का साफ पानी फौरी तौर पर बहाल ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, और साथ साथ जो तभी जो सहूलियात है उनकी फराहमी की भी इलाके के जो मुतासरीन है उनको ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया। ये कितनी खतरनाक बात है, मतलब लाइटनिंग होके गिरना और फिर तबाही। अभी सरगोदा जाएंगे। पंजाब में भी जाहिर है बारिशों से बहुत नुकसानात भी हुए हैं, मलिक असगर से बहुत बारिशें हुई हैं, अभी मजीद की तवक्को है, मतलब पेशगोई है। मलिक असगर फ्रॉम सरगोदा। जी, मानसून की हालिया बारिशों के बाइस दरियाए जेहलम में मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र सरगोदा की 3 तहसीलों भेरा, शाहपुर और छोटा साहिवाल में फ्लड वार्निंग जारी की गई थी, और तहसील भेरा के 40 से जायद ऐसे गांव थे
जिन्हें फौरी तौर पर कहा गया था कि वो यहाँ से नकल मकानी कर दें, अपने माल मवेशी यहाँ से ले जाएं। इस हवाले से डिवीजनल कमिश्नर जहांजेब अवान, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन वसीम और डीपीओ सुहेब साहब रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारे भी खासे मुतहर्रक थे। लेकिन अब ताज़ा सूरत हाल ये बता रहे हैं कि जो दरिया में जो सैलाब का रेला था वो गुजर चुका है। लंगरवाला के करीब 70 से 80 हज़ार क्यूसिक पानी था इसमें, जिसकी वजह से किसी किस्म का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। ताहम इदारे अब भी खासे मुतहर्रक हैं, रेस्क्यू की टीमें अब भी खासी मुतहर्रक हैं, कंट्रोल रूम अब भी बदस्तूर काम कर रहे हैं। एक जो मियानी गांव है उससे मुल्हिका जो देरोवाल गांव था, वहां से दरिया का पानी सेम पानी के साथ मिलकर कुछ देहातों में दाखिल हुआ है, खेतों में दाखिल हुआ है, जिससे फसलें मुतासर हुई हैं। यहाँ के मकीनों ने खासे गिले शिकवे किए हैं। उनका कहना है कि इंतज़ामिया हमारे पास मदद के लिए नहीं पहुंची। अगरचे इस इलाके में सैलाब नहीं आया, वही जो पानी दरिया का था वो सेम पानी को लेकर मुख्तलिफ देहातों में और मुख्तलिफ फसलों में दाखिल हुआ है। इन इलाके के मकीनों ने कहा कि हमारी मदद की जाए। यहाँ पर इमदादी कैंप भी कायम किए गए थे, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल नॉर्मल बता रहे हैं। लेकिन बारिशों का सिलसिला मजीद महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा मुस्तकबिल में बारिशों का इम्कान है, और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने का भी इम्कान है। अभी हम दयामिर से आपको विजुअल्स दिखाएंगे जहां पे लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी पहुंचे। हाँ, वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको डीजी खान लेके जा रहे हैं, जहां सलीम बुज़दार हमें सूरत हाल बता रहे हैं। और मतलब सूरत हाल भी क्या है सैलाब की, और इमदादी काम जो है वो कैसे चल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जी, डेरा गाजी खान और तौसा अजला में एक हफ्ता पहले तक तो शदीद सैलाबी सूरत हाल था। उस वक्त पहाड़ी इलाकों में जो कि कोह सुलेमान के पहाड़ हैं, वहाँ पर शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई थी। उसके बाद जो 7 बड़े जो है ना वो नदी नाले हैं बरसाती, उनमें तुग़यानी आ गई थी। उसके बाद एक खौफ का आलम था कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गया था, मगर उसके फ़ौरन बाद बारिशों का सिलसिला रुक गया और अब तक बारिशें नहीं हो रही हैं। लेकिन सूरत हाल यह है कि दरिया में जो इंडस रिवर है उसमें पानी का सतह अब बुलंद हो गया है। तकरीबन 4,30,000 क्यूसेक गुज़श्ता रात रिकॉर्ड किया गया था। अब अगरचे उसमें 15,000 क्यूसेक की कमी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद जो दरियाई इलाके के जो कच्ची बस्तियां हैं तकरीबन 30 के करीब, वो ज़ेर आब है। मुकम्मल तौर पर उनके चारों तरफ पानी के घेराव में वो आबादियाँ हैं और वहाँ पे 4,000 से ज़ायद अफराद इस वक्त पानी के अंदर मौजूद हैं। सूरत हाल इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान उस्मान खालिद से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि लोग निकलने के लिए आमादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 4.5 लाख क्यूसेक तक चूँकि यहाँ पे सूरत हाल इतना ख़तरनाक नहीं रहता। इससे अगर बढ़ने की सूरत में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, यहाँ पर कश्तियाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें पहुँच गई हैं। खुदा न खास्ता पानी की सतह बढ़ने की सूरत में इनको निकाला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने मुतासरीन से भी बात की, उनका कहना है कि हम सामान और अपने माल मवेशी ठीक है। सलीम मुस्तार हमें बता रहे थे दयामीर से। अब हम आपको दयामीर के वो विजुअल्स जो दिखाना चाहते हैं। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद लापता 15 अफराद की तलाश जो है वो जारी है। एंड दिस इज हाउ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर भी शरीक है। 3 लाशें इससे पहले ही निकाली जा चुकी हैं और अंधेरे के बायस सर्च ऑपरेशन रात को रोक दिया गया था। गुज़श्ता रोज बाबूसर टॉप, आपने हर टूरिस्ट से सुना होगा नाम बाबूसर टॉप का। बाबूसर टॉप के गिर्द 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में शदीद लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचाई। गाड़ियों का तो पता ही नहीं लगा ना, खिलौनों की तरह बह गई, उलट गई, बह गई, टूट गई। पूरा लैंडस्केप जो है ना, जब लैंडस्लाइडिंग होती है ऐसी जगहों पे तो वो पूरा लैंडस्केप हिल जाता है। और हर जाएंगे और दोबारा जब आप जाएंगे तो पिछले टाइप का वो लगेगा भी नहीं, वो शक्ल ही बदल जाती है उस जगह की। तो वहाँ रेस्क्यू कुछ ऑपरेशन जो है चल रहा है। वी डोंट वांट टू से इट, लेकिन आप पानी के हालात देखें जरा, उसकी स्पीड देखें आप। व्हाट आर द चांसेस ऑफ फाइंडिंग एनीबॉडी अलाइव? ब्रेकिंग है ये, कुछ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा और मुझे उम्मीद है और मुझे तवक्को है कि आज इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। कैसे? बस करेंगे यार। नहीं, उम्मीद कहाँ से आई? उम्मीद है हमें, क्योंकि हमने पहले मैच से तजर्बा हासिल कर लिया है। हमने वो जो एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल था, आई गेस उसको कुछ ट्वीक करेंगे। कौन किस नंबर पे आएगा ये भी एक अहम सवाल होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं, हम गैस पे नहीं, हम उम्मीद पे दुनिया हमारी कायम है, पूरी दुनिया हमारी उम्मीद पे कायम है। सो कौमी टीम में सीरीज बचानी है तो आज का मैच जीतना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बॉटम लाइन यही है और इसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं
जिनसे हम बात कर रहे हैं। अहमद शहजाद इज विद अस। अहमद बहुत है, लेकिन चले शुरू इससे करते हैं। अब्दुल्ला की बड़ी उम्मीदें कि आज का मैच जो है हमारा बेहतर होगा। हम 2 दिन से ये बहस भी कर रहे हैं कि सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान बैटिंग की वजह से हारा और बॉलिंग की वजह से या फील्डिंग की वजह से, क्योंकि माशाल्लाह तीनों पे क्वेश्चन मार्क है। तो आप ही फैसला कर दें कि आपको क्या लग रहा है कि वो पहले मैच की शिकस्त की क्या वजह बनी? नहीं, जो बैड शॉट सिलेक्शन थी, शिकस्त की जो वजह थी, मुझे तो बिल्कुल यही लग रही है। बिकॉज हमने 3-4 दिन पहले भी शो किया था और हमने ये बताया था और अपना पैगाम भिजवाने की कोशिश की थी प्लेयर्स को कि मीरपुर के बांग्लादेश के जो पिचेस हैं वो हाई स्कोरिंग पिचेस नहीं है। अगर आप इनके स्टैट्स भी पीछे उठा के देखेंगे तो लो स्कोरिंग मैच होते हैं, उसके हिसाब से आपको खेलना था। हाँ, और फिर ये होता है कि आप रोल डिफाइन कर देते हैं, मतलब कि अगर ओपनर्स आपके दोनों अटैकर्स हैं, ठीक है, अटैक कर रहे हैं, वन डाउन भी आ रहा है तो अटैक कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले प्लेयर्स भी फॉर एग्जांपल समझ आती है। फखर जमान बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, अच्छा इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे, अपने आप को रूम देख रहे थे, प्रोएक्टिव थे, वो खेले, उन्हें 40 की अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हो गए। सलमान अली आ गए एज अ कैप्टन, जिस तरह वो खेल रहे थे, ना सिर्फ आउट होने पे, जो बीट भी वो हो रहे थे और वो मारते हुए बीट हो रहे थे, वहां पे उनको रोटेट करना था और वहां पे उनको एक एंकर करनी थी। मीरपुर के पिच पे जो इनिंग थी वो लंबा लेके जाना था, उन्होंने भी वो स्कूप मारते हुए आउट हुए, बुरा शॉट सिलेक्शन था। फिर हसन नवाज भी बॉल चल रहा था, बाउंस हो रहा था, मुस्तफीज का जिद हो रहा था, वो बीट हुए, बीट होने के बाद बजाय कि वो अपने आप को सेट करते, 3 विकेटें गिरी हुई थी, उन्होंने भी जो है ना चलाते हुए आउट हुए। तो यहाँ पे बैटिंग की तो बिल्कुल गलतियां मौजूद है, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखना है कि ये एक यंग टीम है। यहाँ पे कोच का बड़ा अमल दखल है कि जब हम बैठ के इधर बोल रहे थे, मशवरा दे रहे थे बैठ के कि यहाँ पे 130-135 करने जाएंगे तो 160 हो सकता है, लेकिन अगर आप 180 करने जाएंगे तो आप 130 भी नहीं होगा, और वही हुआ कि आप 111 पे आउट हो गए। तो यहाँ पे जो हैसन है, बजाय के हार के आप उनको सिखाएं, ये चीजें पहले ही डिस्कस हो जानी चाहिए थी मैच से पहले कि यहाँ पे आपको वो जो 200 वाले पिचेस नहीं है। आपने भी बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या वजूहात थी और होपफुली आज उस स्ट्रैटेजी में कुछ तब्दीली हमें नजर आएगी। और वो आप जो कह रहे थे ना कि पहले डिस्कस हो जानी चाहिए थी चीजें, होपफुली अब हो गई और डिस्कस, क्योंकि पहला तजुर्बा हो गया। अच्छा, वैसे कोई चेंज आप सजेस्ट करते हैं इन द अवेलेबल जो हमारे पास खिलाड़ी हैं, या सेम टीम कंटिन्यू करनी चाहिए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बेंच स्ट्रांग है, साइड ज्यादा फरहान परफॉर्मर है, हम यही बात करते रहे ना कि यार पाकिस्तान की बेंच स्ट्रांग नहीं है, बेंच स्ट्रांग नहीं है, परफॉर्मर बाहर नहीं है। तो अभी तो देखिए परफॉर्म करके लड़के बाहर बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा साइन है। सच आपके पास कोई इस तरह के है प्लेयर नहीं। हाँ, आई एम ऑल फॉर इट कि आपके पास ऑलराउंडर्स होने चाहिए, लेकिन ऑलराउंडर जबरदस्ती नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा फैन हूँ कि आपके पास पूरा बैट्समैन और पूरा बॉलर नहीं होना चाहिए ताकि वो आपको परफॉर्मेंस करके दे सके, ठीक है। तो आप जो सुफियान मुकीम है उनको जरूर इंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको याद होगा कि पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी या चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी हम स्पिन पिचेस के ऊपर भी हमारे पास कोई इस तरह के स्पिनर मौजूद नहीं थे, क्योंकि हमने डेवलप नहीं किए थे। और अब ये फिर आगे जो है ना एशिया कप आ जाना है, तो यही वो मैचेस हैं जहां आपने अपने प्लेयर्स जिसको पाकिस्तान को जरूरत है आपने वो डेवलप करने हैं। और सुफियान मुकीम एक ऐसा स्पिनर है कि जो आप डेवलप कर सकते हैं और उनको मौके देना बहुत जरूरी है। बाकी बेंच के ऊपर भी आपके जो बॉलिंग के अंदर है रिसोर्सेज वो इस तरह के हैं नहीं जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये अब हारिस रऊफ आपका जो है ना इस तरह नीड है पाकिस्तान की, लेकिन वो जो है आप काउंटी खेलने उन्हें भेज देते हैं, लीग खेलने भेज देते हैं और वहां पे जाके इंजर्ड हो जाते हैं और यहाँ से टीम से बाहर हो जाते हैं, तो ये गलत है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लायबल बनाना है कि यार ये लीग्स का क्या करना है, बिकॉज पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की है इस प्लेयर पे और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और अब जब पाकिस्तान को जरूरत है और टीम आपकी 8वें-9वें नंबर पे आ गई है तो आप लीग खेल के वापसी भी जो है ना इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान को तय करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बना ये हिकमत अमली जो होती है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाता है, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि इन प्लेयर्स के साथ ये लीग्स के बारे में किस तरह आगे चलना है, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आपके प्लेयर्स लीग में जाके वापसी पे इंजर्ड हो जाते हैं। मुल्क को इस चीज का नुकसान हो रहा है बिकॉज ढेरों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा अहमद भाई, अच्छा लेकिन हाँ मतलब बेसिकली हाँ सवाल ये था कि अब अगर कंडीशंस देखी जाए तो अगला जो मैच होगा मीरपुर में, यही मतलब सोचा जा रहा है कि कमोबेश वही कंडीशंस होंगी जो संडे को थी, तो क्या इसमें करना चाहिए बॉलिंग, व्हाट वुड हेल्प अस बेटर?
देखिए पहले अगर फोरकास्ट है और बारिश के चांसेस हैं तो हमेशा बेटर होता है कि आप पहले बॉलिंग करें, बिकॉज स्कोर बोर्ड पे जब बोर्ड आ जाता है तो आप ये स्कोर लग जाता है तो आपको चेज करना आसान हो जाता है, आपको पता लग जाता है किस एवरेज से खेलना है, हर ओवर में कितने रन बनाने हैं, तो आपको अननेसेसरी इस तरह के मुश्किल पिच पे एज अ बैटर रिस्क नहीं लेना पड़ता। तो ऑफ कोर्स ऐसा मुझे लगता है कि जो बॉलिंग है वो बेटर ऑप्शन है मीरपुर की पिच के ऊपर, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर ये है कि शॉट सिलेक्शन और रोल डिफाइन कर देना। आपका हर बैट्समैन अगर यूं आके मारता जाएगा तो मीरपुर के अंदर आपके सक्सेस रेट जो है बहुत नीचे चले जाएंगे। अगर आपने बांग्लादेश को भी देखा है, बड़ी कैलकुलेटिव और सेंसिबल जो है वो क्रिकेट खेले, और उन्हीं का जो टेम्पलेट है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनसे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और इस टीम के अंदर पोटेंशियल है बैटिंग के अंदर स्पेशली, हाँ बॉलिंग जो है बकदरे वीक नजर आ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद भाई, थैंक यू सो मच। गुड लक टीम पाकिस्तान, इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। उमा देखिएगा कल हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और पहले मैच की गलतियों से सीखा है और दूसरे मैच में हमने कामयाबी हासिल की। सो दैट वुड कम टुमारो इंशाल्लाह। आई वांट टू से दैट आल्सो। हाँ, अभी Although I don't look convinced, I know. अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में तो सयाह फंसे हुए हैं, लेकिन वक्त और हालात का कुछ भी नहीं पता होता ना किसी को। कहीं भी इस तरह की कुदरती आफत तो आ सकती है, जैसे तो बिजली गिर गई, जैसे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। सो नीलम वैली में ऑल्दो सयाह हैं और वहाँ किस तरह से टूरिज्म चल रहा है ये हमें बताएंगे ख्वाजा फयाज। लेट्स वॉच। वादी नीलम में इस वक्त मतलाजी तौर पर अब्र आलूदा आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बलाई और ज़ेरी इलाकों में सुबह शाम के वक्त कहीं कहीं हल्की बारिश भी होती है। मैदानी इलाकों में गर्मी के सताए हुए लोग वादी नीलम के सियाती मकामात का रुख कर रहे हैं। जगरांव, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, रत्ती गली, पतलिया झीलों और बाबून वैली की सरसब्ज मेडोज पर शव ने डेरे डाल रखे हैं। सावन की रुत में वादी नीलम की सरसब्ज वादियां, ठंडा मौसम, दरियाओं, आबशारों के नज़ारे सियाओं की तवज्जो का मरकज है। दरिया नीलम समेत नदी नालों में पानी का बहाव अगरचे मामूल पर आ गया है, जबकि दूसरी तरफ सड़कों और मौसलात के निजाम को भी बहाल कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई है, जबकि महकमा मौसमात के मुताबिक एक दिन के वक्त बाद वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में एक नया तख्तवर बारिशों का स्पेल शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि एसडीएमए की तरफ से रिस्क अदारों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जी ओके, ना कोई बारिश हो रही थी, खूबसूरती अपनी जगह बड़ी। और बेसिकली कहने का आपको मतलब ये है कि जब आप सोच रहे हैं कि आपने कहीं जाना है तो उसका होमवर्क करें पूरा, कि वहां आप कहाँ रहेंगे, क्या मौसम होगा, क्या एक्टिविटीज होंगी आपके लिए, रोड्स खुली हैं, मतलब एवरीथिंग। और अब तो मुताबिक वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको वेदर डेटा मिल जाता है और आप देख सकते हैं कि भाई कहाँ बारिशें हैं मुतवक्के। और अगर आप 1-2 हफ्ते में भी जा रहे हैं तो वेदर जो डेटा होता है फोरकास्ट इसलिए होता है ना, तो उसमें भी पता चल जाएगा, एटलीस्ट आपको एक अंदाजा तो हो जाएगा ताकि यू आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड कि भाई ये क्या हो गया। सो डू अ लिटिल बिट ऑफ दैट इज इट फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह। नहीं अभी है टाइम भाई, अभी तो बहुत टाइम है भाई, जो है ना बड़ी जल्दी में है आज। क्या करना है आपने जाके? अच्छा, ब्रेक लेनी है। ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि मैंने पता करना है कि कहाँ जा रहे थे। वेलकम बैक जी। और पाकिस्तान और भारत की जंग और फिर इसराइल और ईरान की जंग के बाद खित्ते में वाज़ेह तब्दीलियां आती महसूस हो रही हैं। पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक खासतौर पर ईरान और अफगानिस्तान के साथ शुकूक व शुबहात के खात्मे के साथ ताल्लुकात का नया दौर देखना चाहते हैं। बहुत से दौरे भी हो रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी गए हैं और इसमें पेशरफ्त वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रही है। ईरान के सदर मसूद पेशेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान को खित्ते में बदलते हालात और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने से मुताल्लिक काफी अहम समझा जा रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इतवार को काबुल का अहम दौरा किया है। अफगान हममनसब सराजुद्दीन हकानी समेत दीगर अफगान हुकाम से मुलाकातें की और इससे पहले 17 जुलाई को नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी काबुल का दौरा किया। सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे कॉरिडोर के मुआहदे पर अब दस्तखत हो गए हैं। ये This can be a game changer for the whole region, for this region particularly. बिल्कुल, ये भी आपको बताएं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबुल दौरे पर अफगान हममनसब सराजुद्दीन हकानी समेत दीगर अफगान हुकाम से मुलाकात भी की और दोनों वज़राए दाखिला ने
पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे समेत दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है वरना वो इतना सॉफ्ट बॉर्डर है हमारा कि इधर उधर जाना लगा रहता है, सो दैट नीड्स टू बी उसकी कुछ सर्वेलेंस तो होनी चाहिए। बड़ा ही प्रोएक्टिव हुआ है पाकिस्तान। इत्तलात ये भी थी कि बांग्लादेश के भी कुछ दौरे अब प्लान्ड हैं, सो वहां से क्या डेवलपमेंट सामने आती है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सदर है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, आमिर राना, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं, बिल्कुल वाज़ेह है। चीन के साथ क्या है, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है, लेकिन बाकी दो हमसायों के साथ कुछ ना कुछ जो है वो एरियाज अभी भी ग्रे हैं, ग्रे एरियाज हैं। वफाकी वजीर दाखिला के दौरे बता रहे हैं कि अब हम अच्छे दोस्ताना और गैर मुबहिम ताल्लुकात जो है वो डेफिनेटली चाहते हैं। लग रहा है कि हम उस डायरेक्शन में चल पड़े। जी बिल्कुल दुरुस्त। हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान के जो हमसाए हैं उनके अपनी क्या कंपल्शंस हैं अफगानिस्तान की, ईरान की, और उनका टिल्ट जो है तारीखी तौर के ऊपर क्यों जो है वो इंडिया की तरफ है। और जाहिर है कि इंडिया ने वहाँ पे खासी इन्वेस्टमेंट की है और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को जो है वो उनको लगता है कि यहाँ से उनको पाकिस्तान को ब्लॉक किया जा सकता है, और पाकिस्तान उसके लिए बड़ी इफेक्टिव कोशिश कर रहा है चीन के ताउन से भी। अफगानिस्तान कम अज कम एक ऐसा हमसाया है जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना दबाव भी डाल सकता है और चीन भी उसमें सफारतकारी में आगे है। ईरान का मामला अभी जब से इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसके बाद से तो ताल्लुकात में बहुत बेहतरी हमें देखने में आ रही है, और पिछले कुछ अरसे से, बल्कि इससे कुछ अर्सा पहले से, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड है। और अभी जो सूरत हाल जो है अभी क्राइसिस में है, फ्लूइड है, और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश तो बिल्कुल जायज़ है कि हमें गैर मुबहिम ताल्लुकात चाहिए। क्या ये ईरान और अफगानिस्तान कोई वाज़ेह पॉलिसी पाकिस्तान से ताल्लुकात में ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनका फिर रिव्यू करना पड़ेगा उनको अपने पूरे ताल्लुकात जो है इंडिया के साथ और इंडिया के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके साथ। बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब, एंड this is it for now and we will catch you tomorrow इंशाल्लाह। ख्याल रखें, बारिशों में महफूज रहें।